नमस्कार। निदेशालय बीकानेर की ई कक्षा डिजिटल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र सिंह राजपुरोहित। मैं फिजिक्स भौतिक विज्ञान आपको पढ़ाऊंगा। आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो 12वीं का प्रथम अध्याय से प्रथम टॉपिक आवेश। आप सभी ने आवेश का नाम जरूर सुना होगा। अलग अलग जो हमारे चैप्टर्स होते हैं उनके अंदर इसका नाम जो है लिया जाता है कि चार्ज नाम की कोई चीज होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेश है, प्रोटॉन एक धन आवेश है, Na प्लस Cl माइनस, जो उनके ऊपर प्लस माइनस के चिन्ह लगाए जाते हैं वो आवेश से संबंधित है। तो ये क्या होते हैं आवेश और इनके अंदर क्या क्या विशेषताएं होती है, इसके बारे में हम आज की क्लास के अंदर जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आवेश होता क्या है। आवेश, अगर आवेश की परिभाषा हमें देनी हो तो आवेश की परिभाषा कैसे दी जाए। देखिए, आवेश प्रॉपर्टी है, अगर किसी भी वस्तु या कण के पास में होती है तो उस वस्तु को या उस कण को बाकी वस्तुओं से जिनके पास आवेश नहीं है उनसे बहुत ही अलग तरीके से देखा जा सकता है। क्या क्या अलग तरीके से देखा जा सकता है? अगर अपन में जो सबसे महत्वपूर्ण गुण आने वाला है वो है कि जो हमारा आवेश है उसके अंदर कोई भी आवेशित वस्तु थी, मान लीजिए ये कोई एक आवेशित वस्तु थी, इस पर प्लस का चार्ज था। हमने अगर दो धातु की प्लेटें ली और एक को बैटरी के प्लस से और एक को बैटरी के माइनस से जोड़ दिया तो हम देखने वाले हैं कि जो ये आवेशित वस्तु प्लस वाली थी ये माइनस वाली जो प्लेट सामने वाली प्लेट है उसकी तरफ। इसी प्रकार अगर इस वस्तु माइनस का चार्ज होता तो ये सामने वाली प्लस की प्लेट की तरफ भागती। तो हमें ऐसा गुण क्यों मिला? ऐसा गुण इसीलिए मिला क्योंकि इन वस्तुओं के ऊपर चार्ज था, प्लस या माइनस का आवेश था। अगर कोई वस्तु बिना आवेश की होती तो ना तो वो प्लस की तरफ जाती ना तो माइनस की तरफ जाती। तो ये जो गुण हमारे पास में हमें देखने को मिलता है ये एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है। और इस गुण को अगर हम भौतिक विज्ञान की भाषा में बोले तो ये जो बैटरी को इन प्लेटों के बीच जो ये क्षेत्र बना था इसको हमारी भाषा में कहते हैं विद्युत क्षेत्र। तो ये जो विद्युत क्षेत्र नाम की जो चीज थी इसमें अगर किसी आवेश को रखा जाएगा तो उस आवेश पर बल लगेगा और उस बल के कारण वो गति करेगा, चाहे वो प्लस की प्लेट की तरफ जाए चाहे वो माइनस की प्लेट की तरफ जाए। तो आवेश की जो परिभाषा है लेते हैं कि आवेश है क्या। आवेश वस्तु के पास होगा तो उसके अंदर क्या मिलेगा? हमें यह गुण मिलेगा कि जो आवेश होगा वो जैसे ही हमारे पास में किसी वस्तु के ऊपर आएगा तो आवेश के अंदर जो है विशेष प्रॉपर्टी आएगी, विशेष गुण आएगा। और वो विशेष गुण यह आएगा कि वो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र नाम की चीजों में बल अनुभव करने लग जाएगा। ना केवल बल अनुभव करने लग जाएगा बल्कि वो साथ में एक और चीज का भी अनुभव करेगा कि जैसे ही उस वस्तु को आवेश दिया गया वो खुद के विद्युत क्षेत्र और खुद के चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करना शुरू कर देगा। तो ये हमारे पास में आवेश का एक महत्वपूर्ण गुण है। चालू कर दो वापस। अब हम बात करेंगे कि आवेश में गुण क्या क्या मिलते हैं। आवेश के गुणों की अगर अपन बात करें तो सबसे पहला गुण हमारे पास में है उसके मात्रक और विमा क्या होते हैं, उसके डायमेंशंस क्या क्या होते हैं।
अगर हम आवेश के यूनिट की बात करें तो आवेश की जो सबसे फेमस एसआई पद्धति की मात्रक है उसका नाम है कूलाम। कूलाम जो हमारे पास ही लगभग चीजों का आवेश बताने के लिए काम में ली जाने वाली इकाई है। आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम होता है। तो ये जो कूलाम है ये एसआई पद्धति जो हमारी होती है, जिसको एमकेएस का मॉडिफाइड रूप माना जाता है आज की तारीख में, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, उसमें इसका मात्रक होता है कूलाम। नेक्स्ट, सीजीएस पद्धति में अगर इसकी बात करें तो सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है ईएसयू, जिसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इस मात्रक को स्टेट कूलाम नाम से भी जाना जाता है। का एक और फेमस नाम आज की तारीख में है फ्रैंकलिन। का नाम फ्रैंकलिन है, वो अपने आप में बहुत, जिसे कहें कि महत्वपूर्ण, फेमस इसका मात्रक। आवेश के कुछ अन्य मात्रकों के बारे में अगर हम बात करें तो आवेश के अन्य मात्रकों में एक बड़ा फेमस यूनिट है ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है, इसको हमारी जो है अन्य नाम में इसका एक नाम हमने रखा हुआ है एब्सोल्यूट कूलाम। और अन्य में अगर हम बात करें तो आवेश का एक और महत्वपूर्ण अन्य मात्रक है फैराडे। फैराडे वैज्ञानिक के नाम पर, माइकल फैराडे के नाम पर, इनके नाम पर एक मात्रक रखा गया जिसका नाम है फैराडे। आवेश के बारे में एक जो महत्वपूर्ण अच्छी बात है वो ये है कि जो फैराडे है वो इस जितनी भी प्रचलित मात्रक है उनमें सबसे बड़ा मात्रक है। बाकी मात्रक कोई छोटा, कोई बहुत छोटा, कोई बड़ा, कोई बहुत बड़ा, ये मात्रक फैराडे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। इसके बाद अगर सबसे छोटा मात्रक कौन सा है तो सबसे छोटा मात्रक ये जो फ्रैंकलिन हमने बोला था, इसका और नाम ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन, ये का सबसे छोटा मात्रक है। अन्य मात्रक भी हमारे पास बड़े फेमस हैं। इसमें एक नाम है एम्पियर आर। इस एम्पियर नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। कहां सुना होगा, मैं एक एग्जांपल से आपको याद दिलाता हूं। ये आपके सामने एक हमने जो है मोबाइल की बैटरी जो है डिस्प्ले में दिखाई। मोबाइल की बैटरी यहां पर दिखाई दे रही है। इस मोबाइल की बैटरी के अंदर आप अगर इस जगह पर पढ़ोगे तो यहां पर लिखा हुआ है 3000 mAh। एम मतलब मिली और एच ये जो बैटरी पर, कोई भी बैटरी जब आप देखोगे उस बैटरी पर mAh में उसकी जो आवेश उसके अंदर है उसकी कैपेसिटी लिखी हुई है। और ये जो mAh यहाँ पर मिली mAh है, वही बड़े मात्रक में AH के रूप में यहाँ पर आवेश का एक फेमस मात्रक हमारे सामने हो जाता है। अगली बात अगर हम करें कि इसकी वीमा क्या होती है, अगर आपको 10वीं में पढ़ा हुआ सूत्र याद आएगा तो आपको 10वीं में पढ़ा हुआ सूत्र आएगा कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, I बराबर Q अपॉन T। इससे Q का फॉर्मूला आ जाता है I इंटू टी। और I विद्युत धारा मूल मात्रकों में अपने आप में एक मात्रक होती है, इसकी वीमा होती है A1। और समय भी मूल मात्रक होता है जिसकी वीमा होती है T1, तो इसकी वीमा बनती है A1 T1। पूरी वीमा लिखें तो A1 और T1 तो है, बट M और L नहीं है, तो उनकी जो है घात या 0, तो इसकी कुल वीमा बनती है M0 L0 T1 A1। अगली बात पर हम चले कि अगर हमें इनका कोई करना पड़े, कौन कितना किसके बराबर, ये एक ही लाइन में सारे फॉर्मूले हैं। एक कूलाम का मान फ्रैंकलिन में अगर बोला जाए तो 9 इंटू 10 की घात 9 फ्रैंकलिन के बराबर होता है। अगर मैं एक उदाहरण आपके सामने लूं, कि इलेक्ट्रॉन का आवेश हम कहते हैं 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम होता है, ऋणावेश माइनस का। अगर मैं ये पूछूं कि इस आवेश का मान फ्रैंकलिन में कितना होगा, तो मुझे पता है एक कूलाम इतने बराबर, सिर्फ इतना फॉर्मूला देखूंगा।
और इतना इतना फॉर्मूला अगर मैं देखूंगा तो मैं कहूंगा कि अगर इस साइड एक की जगह पर 1.10⁻⁻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 ⁻
इसका मतलब अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10 की घात -19 को मुझे 9 इंटू 10 की घात 9 से गुणा करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने इसको 9 इंटू 10 की घात 9 से गुणा किया तो मेरे पास ये तो बना, ये बना एक्चुअली यहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 3 होता है, 3 इंटू 10 की घात 9। तो ये 3 इंटू 10 की घात 9 और जैसे ही 3 इंटू 10 की घात 9 से इसको गुणा करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 4.8 इंटू 10 की घात -10 फ्रैंकलिन। तो ये हमारे पास में इसका जो आवेश है उसका फ्रैंकलिन में कन्वर्जन आ गया। इसी प्रकार अगर मुझे इसी इलेक्ट्रॉन के आवेश को ईएम में कन्वर्ट करना हो तो मुझे सिर्फ का भाग देना है। -20 EMU के बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश आ जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं इस आवेश को 96,500 से डिवाइड कर दूंगा तो हमारे पास जो आवेश है वो जो है फैराडे में आ जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश 0 का अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास में इतने फैराडे में इसका आवेश आ जाएगा। इसी प्रकार का भाग देकर के हम इसको एम्पियर आर में करते हैं। नेक्स्ट आवेश के एक और गुण की तरफ चलते हैं। आवेश का एक बड़ा फेमस गुण है कि ये एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि इसके पास नहीं होती। आमतौर पर हम लोग अनुभव यही करते हैं कि सदिश और अदिश में यही अंतर लेते हैं कि जिनके पास दिशा नहीं होती वो अदिश और जिसके पास दिशा होती है वो सदिश। हमेशा ऐसा नहीं होता है। विद्युत धारा या प्रकाश ऐसी दो राशियां हैं जिनके पास में दिशा होने के बावजूद भी उनको अदिश माना जाता है क्योंकि वो त्रिभुज नियम का पालन नहीं करते। एक्चुअली जब हम एक सदिश और एक अदिश बोलते हैं तो उनमें मुख्यतया अंतर इसी बात का होता है। दिशा है नहीं है के अलावा भी महत्वपूर्ण अंतर इसी बात का होता है कि उनके जोड़, बाकी, गुणा, भाग के नियम अलग अलग हो जाते हैं। अगर कोई चीज अदिश है आवेश की जैसी तो इसके लिए नियम बड़ा आसान सा लगता है, सिंपल बीजगणितीय नियम, जहां पे आप 2 और 3 5, 2 - 3 -1 करते हैं, वही नियम बीजगणितीय नियम। परंतु अगर ये सदिश कोई राशि हो तो उसके लिए त्रिभुज नियम, बहुभुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम, घटक नियम आदि को लगाना पड़ता है। इसी प्रकार अगर दो चीजों की गुणा करनी है, वो अदिश है तो बीजगणितीय गुणा हो जाएगी, जहां 2 × 3 सिंपल सा 6 आ जाएगा। परंतु अगर हमें वहां पर गुणा सदिश की करनी है तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि वो 2 i कैप था और 3 j कैप था और उनके बीच में जो गुणा थी वो बिंदु गुणनफल थी कि क्रॉस गुणनफल थी। इसलिए सदिश और अदिश जब हम किसी राशि के पीछे बोलते हैं तो हमें महत्वपूर्ण दिमाग में अंतर रख लेने चाहिए कि दिशा है या नहीं है। साथ में जोड़, बाकी, गुणा, भाग के नियम भी बदल गए। भाग के लिए मैं बताना चाहूंगा कि अदिश राशि का भाग संभव है, सदिश राशि का तो भाग भी संभव होता ही नहीं है। नेक्स्ट आवेश के बारे में बात करें कि आवेश की खोज कैसे हुई। आवेश की खोज जो हुई, सबसे पहले ग्रीस देश के लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट को देखा। उन्होंने एक बड़ा फेमस प्रयोग देखा जिसको कहा गया हेयर एंड कॉम्ब एक्सपेरिमेंट। हेयर बाल और कॉम्ब मतलब इस प्रयोग में जब देखा गया कि लोग जब कंघा करके बालों से और जब उस कंघे को टेबल पर रखा करते थे तो वहां के कुछ छोटे मोटे कागज के टुकड़े कंघे के चिपक जाया करते थे। इसको ग्रीक लोगों ने जादू के रूप में कहा। आप भी
बच्चों ने कभी नहीं स्केल को सिर से रगड़ करके और कागज के टुकड़ों को डांस जरूर करवाया होगा। मैं उसी प्रयोग की बात कर रहा हूं। ये ग्रीस देशों के लोगों ने लगभग 600 ईसा पूर्व प्रयोग को देख लिया था, ऑब्जर्व कर लिया था, परंतु हमें इसका जिसे कहें कि लिखित प्रमाण सर्वप्रथम एक दार्शनिक थे थेल्स, उनकी जो है किताब में मिला, और ये माना जाता है वैज्ञानिकों द्वारा कि इनके द्वारा ये प्रयोग के रूप में किया गया। इसके बाद जो डिस्कवरी हुई वो फ्रैंकलिन ने को थोड़ा बढ़ाया। बाल और कंगा प्रयोग जो ग्रीक निवासियों ने देखा था, थेल्स ने अपनी किताब में लिखा था, उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हुए फ्रैंकलिन गए और फ्रैंकलिन ने इस प्रयोग को थोड़ा एडवांस वर्जन में किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले एक कांच की छड़ ली और उसको रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा, एग्जैक्टली जैसे कंघे को बालों से रगड़ा जाता था या स्केल को बालों से रगड़ा जाता था, कंघे को या स्केल को तो कांच की छड़ से रिप्लेस कर दिया। हुआ यहां पे बालों की आवश्यकता नहीं रही प्रयोग करने के लिए। सिमिलरली दूसरा प्रयोग जो था उसमें उन्होंने अंबर या एबोनाइट नाम की एक एलॉय मिश्र, उसको बिल्ली की खाल, कैट ऑफ स्किन मतलब फर, जिसको आम भाषा में हम बोलते हैं आज की भाषा में, उसके साथ रगड़ा। जब उसके साथ रगड़ा तो सेम प्रयोग वापस से देखने को मिला, अंबर भी कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने लग गया था। यहां तक तो यह प्रयोग कुछ कुछ थेल्स द्वारा किए गए प्रयोग के जैसा ही था, परंतु इसके बाद उन्होंने क्या किया, दो कांच की छड़ें ली और उनको दो अलग अलग रेशम के कपड़ों से रगड़ने के बाद जब पास में लाए तो पहली बार वो एक दूसरे से प्रतिकर्षित कर रही थी, दूर भाग रही थी, रिपल्शन कर रही थी। ये एक अनुभव पे पहली बार देखी गई। इसी प्रकार दो छड़ों को भी अगर फर्श से रगड़ने के बाद पास में लाया गया तो दिखाया गया कि वो भी प्रतिकर्षण या रिपल्शन शो कर रही थी, एक दूसरे से दूर भाग रही थी। ओके, अब प्रयोग में सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, और वो ट्विस्ट ये था कि उन्होंने एक कांच की छड़ की ली, उसको सिल्क से रगड़ा, दूसरी अंबर की छड़ ली, उसको फर से रगड़ा, और जब उनको पास में लाए तो उन्होंने पाया कि एक दूसरे को आकर्षित कर रही थी, एक दूसरे के चिपक रही थी, एक दूसरे को। यहां पर जो समझाना था कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसको समझाना फ्रैंकलिन के लिए पॉसिबल नहीं हो पाया। फ्रैंकलिन इस बात को समझाने के लिए पूरा प्रयास करते रहे, परंतु वो इसको समझा नहीं पाए। समझाने के लिए जो काम किया वो साथ एक वैज्ञानिक आए, गिलबर्ट। फ्रैंकलिन और गिलबर्ट ने मिलकर के ये बताया कि जब सिल्क पर ग्लास को रगड़ा जाता है तो कांच पर प्लस का आवेश आ जाता है, अंबर को फर से रगड़ा जाता है तो उस पर माइनस का चार्ज आ जाता है। कि इस पे प्लस, इस कारण ये कैसा करेंगे, प्रतिकर्षण, इस पे माइनस तो ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षण, और इस पर प्लस इस पर माइनस तो ये क्या करेंगे, आकर्षण। तो प्रयोग हमारे सामने बड़े ही आराम से समझ में आ गया जैसे ही हम गिलबर्ट और फ्रैंकलिन के मिक्स एफर्ट्स को साथ में रखते हैं। तो यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन भी था, और वो क्या परिवर्तन था कि अलग मान लेता कि कांच पर जो है वो माइनस का चार्ज होता है और अंबर पर जो है वो प्लस का चार्ज होता है। अगर वो उल्टा मान लेता तो आज पूरी केमिस्ट्री, पूरी फिजिक्स उल्टी हो जाती। हम Na पर की जगह पे माइनस और Cl पर माइनस की जगह प्लस के बैठे होते। आज हम सभी
जो चार्ज दुनिया में अलग अलग वस्तुओं पर दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, वो इसी गिलबर्ट और फ्रैंकलिन की हाइपोथेसिस के आधार पर ही करते हैं। जिन पर ग्लास के जैसा उन सभी पर हम प्लस करते हैं, और जिन पर आवेश अंबर जैसा उन सभी पर हम माइनस का चार्ज बताते हैं। तो ये जो आवेश के दो प्रकार थे, ये आवेश के दो प्रकार हमें सबसे पहले फ्रैंकलिन और गिलबर्ट बताए थे। गिलबर्ट के एग्जैक्ट वर्ड्स शब्द, गिलबर्ट ने यह कहा कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड टुगेदर, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, देन दे गेट चार्ज, तो उन पर आवेश आ जाता है। चार्ज जो वर्ड है वो हिंदी में आवेश गुस्सा या क्रोध का पर्यायवाची है। अंग्रेजी में भी चार्ज का जो मतलब है वो आवेश मतलब क्रोध या गुस्सा ही है। आपने सुना होगा पुलिस लाठी चार्ज करती है, तो लाठी चार्ज का मतलब वो प्रेम तो करते नहीं है, वो तो चार्ज का मतलब क्या है, उनको जब गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, तो क्रोध। तो यहां पर गिलबर्ट ने यह कहा कि व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड टुगेदर देन दे गेट चार्ज, जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो उनको गुस्सा आ जाता है। दिस चार्ज हैज टू टाइप्स, ये आवेश दो प्रकार का होता है। वन, पहला जो कांच पर है उसको मैं पॉजिटिव कहूंगा, एंड अदर ऑन अंबर इज नेगेटिव, और दूसरा जो अंबर है उसको उसने कहा कि वो नेगेटिव है। तो ये दो चार्ज के प्रकार उसने माने, और इन दो चार्ज के जो प्रकार को उन्होंने माना, उन दो चार्ज के प्रकार को हम यहां पर इस तरीके से देखते हैं। नेक्स्ट अगली बात पर अपन चलते हैं कि चार्ज की डिस्कवरीज के बारे में कुछ और। ये चार्ज के बारे में जो उन्होंने डिस्कवरीज की उनके बारे में कुछ, जैसा मैंने बताया कि करीब 600 ईसा पूर्व ग्रीक लोगों ने जो है डिस्कवरीज देखी थी। उसके बाद 1600 ईस्वी के अंदर फ्रैंकलिन गिलबर्ट जो थे उनका प्रयोग से संबंधित ये चीज पाई गई, तो प्रतिकर्षण के साथ साथ आकर्षण भी कर सकते हैं, उसका इनिशियल। और इसको फॉर्मुलेशन में देने वाले वैज्ञानिक थे जिन्होंने दो अलग अलग प्रकार होते हैं इसका अनुभव, पहली बार उन दो अलग प्रकारों के नाम भी दिए, एक पर धनावेश एक पर ऋणावेश। इसके बाद इन बल लगता है, इसके बारे में कुलाम ने अपना व्युत्क्रम वर्ग में पढ़ेंगे, और बाद में फाइनली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन की खोज की जे थॉमसन ने। तो ये वो बड़े वैज्ञानिक हैं, थेल्स, डूफे, फ्रैंकलिन एंड गिलबर्ट, कुलाम एंड जे थॉमसन, उन्होंने आवेश की डिस्कवरी में महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। आप करीब करीब देखोगे से 1890 ईस्वी करीब करीब 2500 साल से ज्यादा समय लगकर के आवेश उस रूप में हमारे सामने मौजूद है जिस रूप में हम आज उसकी स्टडी डिटेल में कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें गिलबर्ट ने जो है चार्ज का पॉजिटिव और नेगेटिव के रूप में दो प्रकार से किया था। और अगर हम आवेश के बारे में बात करें तो आवेश के बारे में एक महत्वपूर्ण परिभाषा यह है कि आवेश पॉजिटिव और नेगेटिव जो दो प्रकार के होते हैं उनमें किस प्रकार से आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है। देखिए ध्यान से देखना बात को, यह बात आप सभी को पता है कि समान आवेश आपस में प्रतिकर्षण करते हैं, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। पॉजिटिव या दो नेगेटिव आवेश होंगे तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। नेक्स्ट ये बात भी आप लोगों को जरूर पहले से पता होगी, अगर विपरीत आवेश होते हैं अनलाइक चार्ज होते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट, एक दूसरे को। अब महत्वपूर्ण बात यह कि अगर एक उदासीन वस्तु के सामने, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के सामने एक जो धनावेश या ऋणावेश रख दिया जाए तो क्या होगा। अगर आपने एक उदासीन वस्तु के सामने, न्यूट्रल वस्तु के सामने ऋण धन टाइप का आवेश रख दिया तो वो वस्तु
वो अट्रैक्ट होने वाली। कंगे को बालों से रगड़ा तो स्केल पर तो चार्ज आया था या कंगे पर तो चार्ज आया था, बट वो कागज का टुकड़ा, जिस कागज के टुकड़े के पास आप उसको ले जा रहे थे और वो कागज का टुकड़ा डांस करने लग गया था, उस कागज के टुकड़े पर कौन सा आवेश था? कोई आवेश नहीं था। तो वो कोई आवेश नहीं था, वो आकर्षित होने लग गया। मगर इसमें कंडीशन अप्लाई है। क्या कंडीशन अप्लाई है? हल्की उदासीन वस्तु को आकर्षित करता है, तो देखो यहां हल्की लाइट, अगर आप एक स्केल को रगड़ के किताब के पास लेके जाओ तो किताब आपको दिखाई नहीं देगी, दिखाई नहीं देगी, आकर्षित होगी बट दिखाई नहीं देगी। तो आप उसको अगर एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो वस्तु क्या होनी चाहिए? हल्की। कागज की बनी किताब तो आकर्षित नहीं होगी, मगर कागज का एक छोटा सा टुकड़ा आकर्षित जरूर हो जाएगा, क्योंकि वहां पर वो आपको प्रबल प्रभावी रूप से दिखाई लग जाएगा। नेक्स्ट, आवेश के बारे में कुछ और बात करें तो आवेश के बारे में एक खास गुण है कि प्रतिकर्षण जो है वो आवेश का निश्चयात्मक परीक्षण है। रिपल्शन इज श्योर टेस्ट ऑफ चार्जिंग। कैसे? बड़ा सरल सा उदाहरण है। अभी अभी मैंने जिसका उदाहरण को आपको बताया वही उदाहरण आपके सामने वापस ले रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास में कोई वस्तु थी, मुझे ये डाउट है कि इस वस्तु के ऊपर चार्ज है या नहीं है। मैं एक आवेशित वस्तु कोई भी उसके पास लेके गया और वो आकर्षित हो रही है। इस वस्तु को मैं लेके आया हूं, ये मुझे पता है ये श्योर आकर्षित है, ये श्योर चार्ज्ड है, परंतु इस वस्तु पर मुझे डाउट है इस पर आवेश है या नहीं है। तो अगर ये आकर्षित हो रही है तो दो ऑप्शन है। अगर ये वस्तु प्लस वाली है और इससे ये आकर्षित हो रही है तो दो ऑप्शन है, या तो ये माइनस की होगी या ये उदासीन होगी, या अब या का मतलब माइनस की है तो कोई बात नहीं, आवेश था, बट अगर कोई वस्तु माइनस वाली वस्तु से आकर्षित हो रही है तो वहां पे भी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो वो प्लस की है या वो उदासीन है, क्योंकि आकर्षित तो वस्तु दोनों को करती है। हां, अगर ये वस्तु यहां पर यह देखने को मिलता कि ये वस्तु जो हमारी है, जो हमने यहां पर रखी और वो वस्तु यहां पर रखी हुई इस प्लस के सामने रखी हुई वस्तु प्रतिकर्षित हो रही है, तो 100% इस पर प्लस का चार्ज ही होगा, क्योंकि प्रतिकर्षित तो प्लस का प्लस ही हो सकता है, माइनस वाला तो प्रतिकर्षित हो नहीं सकता, प्लस वाला प्रतिकर्षित हो नहीं सकता। सिमिलरली अगर यहां पर एक वस्तु रखी हुई है और वो प्रतिकर्षित कर रही है, माइनस वाले से प्रतिकर्षित हो रही है, तो इसका मतलब वो माइनस की ही होगी। तो रिपल्शन इज श्योर टेस्ट ऑफ चार्जिंग। अगर किसी वस्तु पर आवेश आपको कंफर्म करना है कि कंफर्म चार्ज है क्या, निश्चित करना है, तो आपको उसके ऊपर कैसा परीक्षण करना पड़ेगा? ऐसा चार्ज ला करके देखो जिससे वो प्रतिकर्षित हो। अगर आकर्षित हो रहा है तो वो हो सकता है आपको धोखा भी दे रहा हो, वो धोखा भी दे सकता है, वो वहां पर उसके पास में आवेश था ही नहीं और सिर्फ आपको कंफ्यूज ही करके रह गया। नेक्स्ट, आवेश के एक और गुण पर चलते हैं। आवेश एक सार्वत्रिक नियतांक है। चार्ज इज एन यूनिवर्सल कांस्टेंट। अगर किसी भी वस्तु पर कोई आवेश है तो वो ब्रह्मांड में किसी भी जगह पर ना रहेगा। जैसे उदाहरण के लिए हमने एक इलेक्ट्रॉन को देखा, उस पर चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम था। तो आप चाहे पृथ्वी ग्रह पे नाप लो, चाहे मंगल ग्रह पे नाप लो, चाहे बुध ग्रह पे, चाहे बृहस्पति पे, चाहे सूर्य पे, और चाहे सोलर जो हमारा है उस सिस्टम के बाहर जाकर के किसी और प्लेनेट पर कहीं भी नाप लो, उसका मान वही रहेगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। उस मान में कहीं भी परिवर्तन नहीं आने वाला। ये हमारे पास में एक का क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन का चंद्रमा पर आवेश बताइए, तो कितना होगा? उतना ही होगा जितना पृथ्वी पर होता है, वही 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और अगर किसी और ग्रह का भी हमसे पूछा जाता कि किसी भी अदर प्लेनेट पे होता है तो भी आवेश उतना ही हम बताते, उसमें परिवर्तन नहीं करते।
नेक्स्ट, एक और आवेश का बड़ा फेमस गुण है कि आवेश एक निश्चर राशि होती है। चार्ज इज इनवेरिएंट क्वांटिटी। निश्चर, ये क्या होता है? निश्चर का मतलब वो राशि वेग पर निर्भर नहीं करती। ऐसी हमारे पास भौतिक विज्ञान में बहुत सी राशियां हैं जो वेग पर निर्भर करती है, और ऐसी भी बहुत सारी है जो वेग पर निर्भर नहीं करती है। जैसे संवेग P बराबर mv, उसके फॉर्मूले में भी है, तो गारंटेड वो उस पर जो है डिपेंड करता है। सिमिलरली हमारे पास ऐसी और भी राशि उनके ऊपर डिपेंड करती है, परंतु हमारे पास जिस राशि की हम बात कर रहे हैं उस राशि के अंदर आवेश एक महत्वपूर्ण राशि है जो एक वेग पर निर्भर नहीं करती। अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है या कोई दूसरा आवेश है और वो स्थिर था, उसका आवेश जितना था, अगर वो वेग से चल रहा है, प्रकाश के वेग के टक्कर की वेग से भी चल रहा है, बहुत तेज वेग से भी चल रहा है, तो भी उसका आवेश वही रहेगा, बदलेगा नहीं। यहां तक तो बात आपके हो सकता है अंडरस्टैंड करने वाली बहुत सरल सी बात है, परंतु यहाँ पर एक ऐसी बात मैं बताने वाला हूं जिसको सुनकर के आप चौंकने वाले। अब वो चौंकने वाली बात क्या है? द्रव्यमान जो है वो अनिश्चित राशि है। अनिश्चित राशि द्रव्यमान का होने का मतलब क्या हो गया? वो वेग पर निर्भर करती है। आपको के साथ द्रव्यमान, मैं अगर अभी 50 किलो का हूं, तेज दौड़ूंगा तो भी 50 किलो का रहूंगा ना। आपको ऐसा लगता है। आइंस्टीन उन्होंने एक दिया था, ये फॉर्मूला उन्होंने दिया था, m बराबर m0 अपॉन अंडर रूट माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसके हिसाब से अगर कुछ हो, बदला जाए, जीरो के अलावा कुछ भी उसका वेग रखा जाएगा, तो ये अपॉन वाली जो चीज है, बट्टा वाली जो चीज है, उसका मान बदलेगा, उसके कारण उसका द्रव्यमान भी बदलेगा। ये विराम अवस्था का मतलब जब वेग जीरो था तब का द्रव्यमान है, और ये वेग के समय का द्रव्यमान है, तो वो बदलेगा। अगर आप इसको ध्यान से देखो, वेग अगर बहुत छोटा है, सेकंड जो बहुत बड़ा वेग है, उस वेग के कारण जो टर्म है ये लगभग नेग्लिजिबल या जीरो के बराबर ही होती है। इस कारण आमतौर पर छोटी मोटी स्पीड से, जैसे आपको लगता है कि आप भागेंगे दौड़ेंगे तो आपका द्रव्यमान नहीं बदलेगा, वो लगभग नहीं बदलेगा क्योंकि वेग का मान अल्प होता है। परंतु अगर आप एक रॉकेट में या जेट में बहुत तेज स्पीड से चलोगे, जहां पे वेग का मान कुछ ज्यादा होगा, जैसे कण जो कक्षाओं में बहुत तेज स्पीड से गति करते हैं वहां पर उनका वेग ज्यादा होता है, तो वहां पर उनका द्रव्यमान बदलता है। तो ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बात है कि जो वेग है उसके ऊपर आवेश तो निर्भर नहीं करता, परंतु द्रव्यमान निर्भर करता है। आज की क्लास के लिए ही इतना ही। अब अगली क्लास में जब मिलेंगे तो कुछ आवेश के और गुणों से साथ परिचय करेंगे। 7 गुण हमने पढ़े हैं। आवेश तो निर्भर नहीं करता, परंतु द्रव्यमान निर्भर करता है।